IIT खड़गपुर वालों की, और एक वो अमृता समथिंग, वो भी है एक न्यू MHRD की स्कीम से। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में जाके हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, इसमें आपको ना थोड़ा सा ऑसिलोस्कोप पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा सब कुछ। पहले रेक्टिफिकेशन देख लेते हैं कि होता क्या है। सेटअप दिखाती हूँ मैं आपको। ये है सेटअप इसका, ठीक है। ये जो ऐसे नोब्स दिख रही हैं, ये डिस्प्ले है ऑसिलोस्कोप का। आपने ना CRO देखा होगा, ये ऐसे यहाँ पर सर्च करें तो आपको फिगर ही दिखाऊंगा मैं इसकी। मैं सर्च करती हूँ। ऑसिलो ये ऐसे जैसा लिखता है। आपको ना जो प्रैक्टिकल में दिख रहा है वो सिर्फ ये स्क्रीन जैसी दिख रही है। ये स्क्रीन का अलग से उन्होंने बना दिया, और यहाँ पर एक ग्राउंड का बटन होता है ना, GND लिखा होता है। उसका मतलब है ये जो कर्व दिख रही है ना, ये बिल्कुल ब्लैंक जैसी, बिल्कुल ग्राउंड लेवल दिखाएगा। पहले आपको सिर्फ उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। देखो ये जो बॉक्स है ना, पहले CRO का बता देती हूँ मैं क्या क्या है इसमें लगा हुआ। मिनिमम जो चीज पढ़ने की है वो बता देती हूँ। इसमें एक बॉक्स जैसा होता है, ये डिस्प्ले है। ऐसे है, फिर एक स्क्रीन है, फिर यहाँ पर एक बटन है। यहाँ पर तो पावर ऑन ऑफ का बटन होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एक यहाँ ग्राउंड लिखा होता है, ठीक है। जब ग्राउंड पे क्लिक करते हैं ना, इस बटन को प्रेस करते हो तो आपको एक लाइन सी ऐसे डिस्प्ले हो जाती है, मतलब बेस लाइन ऐसे दिखती है। फिर और यहाँ पर इनपुट आउटपुट के लिए XY चैनल्स जो हैं, यहाँ पर एक X चैनल और Y चैनल है, इनपुट और आउटपुट के लिए। X और Y मतलब वायर्स के कनेक्शन है यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। और यहीं से ही वोल्टेज, ये जो है ना पूरा का पूरा स्क्रीन जो है बॉक्सेस में डिवाइड है ऐसे करके। ये बॉक्स जो है ना ऐसे करके, एक बॉक्स को 1 वोल्ट, ये जो Y एक्सिस है ये वोल्टेज पर डिवीजन बताएगा। यहाँ पर भी एक वोल्टेज सेट का, यहाँ पर बड़ा सा ऐसे होता है नोब सा, इसको घुमाते हो ना, घुमा के आप देख सकते हो वोल्टेज पर डिवीजन, वोल्टेज पर डिवीजन। Y एक्सिस पे ये वोल्टेज बताता है, ठीक है। इधर को टाइम बताएगा। X एक्सिस और Y एक्सिस दोनों के लिए सेट करने के लिए ये पॉइंट्स हैं। अब ये बॉक्स यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। ये जो डिस्प्ले है
स्पेसिंग जैसे ग्राफ होता है ना, ग्राफ में वैसे यहाँ पर लाइंस ऐसे हैं। और एक बॉक्स जो है, ये जो हाइट है इसकी, ये 1 वोल्ट है, यहाँ से यहाँ तक 1 वोल्ट। अब एक बॉक्स आगे जो है 10 लाइनों में डिवाइड है, ठीक है। जैसे मतलब क्या है, अगर एक बॉक्स को मैं डिफाइन करूं, ये एक बॉक्स है ना, इसको मैं जूम करके बता रही हूँ, एक छोटे से बॉक्स को। रेक्टेंगुलर बन गया ये स्क्वायर शेप, ऐसे है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 वोल्ट है। अगर इसमें 5 लाइनें हों, इस यहाँ पर जितना आप वोल्टेज पर डिवीजन सेट करोगे उसके अकॉर्डिंग होगा। मान जैसे अगर ये ऐसे ये शो कर रहा है, ये जो बॉक्स है तो ये 0.2 हो गया ना, 2 4 6 8 10, 0.2 0.2 0.2 का गैप। देखो अगर ये पूरा का पूरा 1 वोल्ट है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ये पूरा 1 वोल्ट हो, यहाँ से यहाँ तक, तो ये छोटा सा गैप ये कितना होगा, 0.2 होगा ना, 0.2। अगर ये 5 लाइनें बनाई हो बीच में, आगे इसके सब डिविजन्स है, आगे भी ऐसे करके लाइनें बनाई होती हैं इसके ऊपर ऐसे। 0.2 यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 0.4, ठीक है। ये 0.6, ये 0.8, फिर ये पूरा 1। ये समझ आया, ये 0.2 0.4 ये मैं कैसे बोल रही हूँ। पूरा 1 वोल्ट है, आप देखो ना, 5, ये 5 जो हैं, 1 2 3 4 5 डिविजन्स जो हैं इसकी, 5 सब डिविजन्स ये 1 को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो 1 कितने को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। गलत तो नहीं कर रही हूँ मैं, समझ आ रहा है आपको मैं ये कैसे किया ये? यस मैम आया, तो क्योंकि 10/5 तो 0.2 होगा ना, वो क्या मैं भी बोल दिया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये कर लिया मैंने। अब और क्या बताऊं इसके बारे में, ये हो गया 0.2 0.2। मैम ये 1 वोल्ट या 5 वोल्ट क्या है? 0.2 वोल्ट, हाँ जी मैम ये 1 वोल्ट क्या है? उसका एक पार्ट है लेकिन 1 वोल्ट। यस मैम, ये अभी थोड़ा थोड़ा समझो ना। 1 वोल्ट वोल्टेज जो है ना इसकी, ये वाई एक्सिस पे वोल्टेज रखा मैंने, ये यहाँ से सप्लाई दोगे ना आप इनपुट, तो उसके अकॉर्डिंग CROs के पैरामीटर्स हैं ये, ठीक है। आउटपुट में आप ये इधर को वाई एक्सिस पे वोल्टेज रख रहे हो। आगे देखोगे आप इसका कहाँ यूज कर रहे हो। आप जब आउटपुट कैलकुलेट करोगे ना, आपने अल्टीमेटली रेक्टिफायर करना है, तो रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर जब निकालते हो ना, तो DC वोल्टेज और AC वोल्टेज निकालते हो, ठीक है। रिपल फैक्टर जब निकालते हो तो उसमें VAC डिवाइड बाय VDC करते हो, तो VAC और VDC जो है वो यहीं से आएगा। ये जो ये दिखाता है ना आपकी, मान लो ये कर्व आपका जो आंसर है ना मैं देती हूँ, ये जो मान लो कि आपका जो आउटपुट पल्स है वो ऐसे आ गई, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे है। रेक्टिफायर लगाओगे तो ये इनपुट पल्स है, ठीक है। अगर आउटपुट पल्स में मतलब आपने रेक्टिफाई कर दिया तो ये अपर पोर्शन रह गया ये, ठीक है। तो इसमें आपने देखना है कि VM कितना है। VM मतलब पीक वोल्टेज, VM मतलब पीक वोल्टेज चेक करनी है आपने।
तो उस केस में अभी आपने पहले पूछ लिया तो मुझे पहले बताना पड़ेगा। अब ये पीक वोल्टेज, ठीक है, ये आगे प्रोसीजर का पार्ट है। पहले मैं ऑसिलोस्कोप को ही समझा रही थी अकेला। पहले मैम देखो मैम वोल्टेज का यूज पहले कहाँ बता पर दीजिए, वो आएगा। सब फिर पूछ लेंगे मैम, नहीं तो ये फिर इधर उधर हो जाएगा। आप पहले बता दीजिए, फिर एक मुझे बात हो जाए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखो VAC और VDC, ये जब आपने इसकी पीक वोल्टेज निकालनी है ना, VM का आगे कैलकुलेशन में यूज होगा। मतलब ये वोल्टेज यूज हो रही है आपकी, ये आउटपुट है। जब आपने इसकी पीक की हाइट देखनी है ना, तो पीक की हाइट जो है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिख रहे हो और ले रहे हो, और यहाँ पर आपने रिपल फैक्टर निकालना है रेक्टिफायर की स्टडी के दौरान। तो पहले आपने इसकी स्टडी करने के लिए आपको ये समझना पड़ना था कि ये बॉक्स क्या है और यहाँ पर किस बटन का क्या क्या काम है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक और होगा जो एक्स एक्सिस को कंट्रोल करेगा इसके बॉक्सेस को। यहाँ पर साथ साथ में दिखाती जाती हूँ आपको मैं। ये कनेक्शंस जो हैं, ये कनेक्शन CRO के ऊपर नहीं लगे हैं, ये इसके लिए अलग बॉक्स होगा आपके पास। डायोड दिया होगा, ये दिया होगा, बस इतना सा। और साथ में आपको ये ओसिलोस्कोप जो है ये अटैच किया होगा, ठीक है। ओसिलोस्कोप का अलग से कनेक्शन है, ठीक है, बट ये डायोड के साथ कनेक्शन लगाने हैं आपने इस ओसिलोस्कोप के साथ, क्योंकि ये ओसिलोस्कोप क्या करता है, ये आउटपुट सिग्नल्स जो है उसको डिस्प्ले करता है। जो आपको आउटपुट्स आ रही है ना, आपको पता है कि रेक्टिफायर AC को DC में कन्वर्ट करता है। तो आपको कहाँ से दिख रहा है ये, इस इतने सर्किट ने कर तो देगा ये, ठीक है, बट आपको कहाँ से दिख रहा है कि वो AC को DC में कर रहा है। तो डिस्प्ले भी तो करना पड़ेगा ना, तो ओसिलोस्कोप जो है यहाँ पर डिस्प्ले करेगा ये। और इसका फायदा और पता क्या है कि आप देख भी सकते हो कि कितनी पीक वोल्टेज आ रही है, कितना रिपल फैक्टर आ रहा है। रिपल मतलब फ्लक्चुएशंस आती हैं, फ्लक्चुएटेड आउटपुट आती है रेक्टिफायर से। आगे बताती हूँ इसको, रिपल फैक्टर को। चलो रेक्टिफायर की इंट्रोडक्शन थोड़ी सी बताती हूँ, जितना जरूरी है ना साथ साथ में बताती जाऊंगी जो चीज जरूरी होगी। रेक्टिफायर क्या करता है, AC को AC सप्लाई आ रही थी पीछे से, तो DC में करता है। अच्छा, आपके घर में जो खराब चार्जर पड़े होंगे ना, उसको खोल के देख सकते हो आप। उसमें अभी हमने कल परसों हमने भी खोल के देखा था, उसको कुछ चीज बनाई थी हमने भी। तो ये है, उसमें डायोड्स लगे होंगे, कैपेसिटर्स लगे होंगे। तो बाहर से तो AC सप्लाई आ रही है, ठीक है, 220 वोल्ट की। अब आपका जो चार्जर है उसके ऊपर तो ऐसे लिखा होता है ना 10 वोल्ट 5 वोल्ट, ऐसे कुछ भी लिखा होता है, कुछ भी है ना, DC में होता है। जो आपकी सप्लाई होती है, चार्जर होता है, वो DC पे काम करता है ना। तो आपने क्या करना है, रेक्टिफायर जो लगे होते हैं जो AC को DC में कन्वर्ट करते हैं, उसकी स्टडी करनी है। AC सप्लाई को आप ऐसे शो करते हो, जिसमें पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी दोनों आती है। और DC में क्या होता है, DC को आप ऐसे स्ट्रेट लाइन में शो करते हो, बट जो रेक्टिफायर है ना, वो पल्सेटिंग आउटपुट देता है। मतलब ये नेगेटिव पार्ट ही कट करता है, इतना सा ये रेक्टिफाई करता है। सिर्फ ये पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट की जगह नहीं, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट रख लेगा, सिर्फ ये नेगेटिव पोलैरिटी को कट कर देता है। अगर ये इसकी थोड़ी सी डिसएडवांटेज है रेक्टिफायर्स की, कि ये पल्सेटिंग आउटपुट देता है, पूरी तरह से जो है AC सप्लाई को वो नहीं चेंज कर पाता है DC में, और पल्स पल्स फॉर्म में देता है आगे। इसीलिए तो आप फिल्टर्स पढ़ते हो। फिल्टर्स क्या करता है, ये जो रिपल्स बन रहे हैं ना, इनको कट कर देता है, और या थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग के बाद ये आपको DC सप्लाई मिलती है। जो
अभी आप जो स्टडी करोगे ना रेक्टिफायर्स के बाद आप फिल्टर लगा के देखोगे कि उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, वो भी साथ में करेंगे। पहले आप इतना सा करोगे कि ये इतनी आउटपुट कैसे आ रही है और कितना रिपल है। रिपल फैक्टर जो है ये तो होगी पीक वोल्टेज ना, पर रिपल फैक्टर चेक करोगे कि कितनी परसेंटेज में किस फैक्टर से, मतलब ये फ्लक्चुएटिंग फैक्टर कितना है, रिपल फैक्टर मतलब फ्लक्चुएटिंग फैक्टर कितना है, वो कैलकुलेट करोगे। तो हाँ सेटअप में चलते हैं। ये डायोड लगा है। अगर आपको थ्योरी में देखना है, प्रेजेंटेशन ये है, इसमें आपको ब्रिज कोर्स में कुछ कौन से बच्चे थे मेरे पास, आप थे सेक्शन C2? नहीं शायद। नो मैम, हम नहीं थे। हाफ वेव रेक्टिफायर। तभी ना मैं पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा ये सोचने लग जाती हूँ कि ये मैंने बता तो नहीं दिया है, तो मैं इसलिए थोड़ा पॉज ले लेती हूँ कि शायद मैंने ये बता दिया हो। तो इसमें क्या होता है कि ये डायोड लगा है ना, डायोड के बारे में तो आपने पढ़ ही लिया था। ये P है, ये N है, PN टाइप, इसको इकट्ठा किया है। P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप, ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है ये N है, ये जो ट्रायंगुलर फॉर्म है ये P है। यहाँ से आपको आउटपुट लोगे, ये देखो यहाँ से ये पल्सेटिंग इनपुट आ रही है और ये पूरी पॉजिटिव पोलैरिटी नेगेटिव पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ से ये पल्सेटिंग DC आउटपुट आ रही है। ठीक, तो आपने इसमें क्या होता है कि इसकी वर्किंग जब आप करते हो ना, इसकी थ्योरी पढ़नी है अगर, तो चलो थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं प्रैक्टिकल से पहले। वर्किंग अगर समझनी है थोड़ी सी, फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग पता है ना, वो तो नहीं बताना। फॉरवर्ड बायसिंग कैसे होगी, पॉजिटिव को किससे कनेक्ट करना होता है पॉजिटिव बायसिंग में। अगर मैं कल इतना से पूछूं आपसे, फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्शन कैसे लगते हैं, P को पॉजिटिव से जोड़ूं बैटरी के या मैम P को पॉजिटिव से जोड़ना और N को नेगेटिव से जोड़ दिया, तो ये होगी पॉजिटिव फॉरवर्ड बायसिंग। इसकी भी वर्किंग पता नहीं मैंने बताई थी कि नहीं, पर चलो अभी आपने रेक्टिफायर पढ़ना है तो इसकी वर्किंग में नहीं जाएंगे कि ये फॉरवर्ड बायसिंग कैसे है। ठीक है, बस इतना सा प्रिंसिपल यूज होगा रेक्टिफायर में, वो देख लेते हैं। डायोड लगा है, नेगेटिव रिवर्स पोलैरिटी में क्या होगा कि ये जो चीज़ है पॉजिटिव P को नेगेटिव से जोड़ेंगे और N को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, और ये होगी रिवर्स बायसिंग। ये पॉजिटिव और ये फॉरवर्ड बायसिंग, ये रिवर्स बायसिंग। तो इतना सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप रेक्टिफायर स्टडी कर सकते हो। रेक्टिफायर में क्या करोगे, एक डायोड ले लिया मैंने। सबसे पहले यहाँ AC सप्लाई दिखाएंगे ना, ट्रांसफार्मर से ये AC सप्लाई आ रही है। ये प्राइमरी कॉइल, उसके बाद सेकेंडरी कॉइल बनाएंगे। प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में करंट जाएगा ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, और इसके बाद अब क्योंकि AC है ना, तो AC सप्लाई में क्या होगा, पॉजिटिव साइकिल हाफ साइकिल आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा। ये पोलैरिटी जो है चेंज होती रहती है ना। ये सप्लाई जो है, जैसे AC सप्लाई कैसे जाती है,
पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेगा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेगा ना तब यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर नेगेटिव हो गया। जब नेगेटिव हाफ साइकिल चलेगा तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये कंटिन्यूस होता रहता है। एसी सप्लाई जो आपके घर में आती है वो ऐसे आती है, पहले पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ये प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल, ऐसे ट्रांसफार्मर्स में ऐसे लगे होते हैं। तो एसी सप्लाई ऐसे पोलैरिटी हर बार चेंज होती रहती है। ऐसे डायरेक्ट करंट जो होता है ना बहुत डेंजरस है। घर में आप डीसी सप्लाई डायरेक्ट जो बाहर से आ रही है वो यूज नहीं कर सकते। जो अल्टरनेटिव करंट होता है ना उसको आप इजीली, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक है डायरेक्ट करंट में बहुत उस केस में तो बचने के चांस होते ही नहीं है। डायरेक्ट करंट देखो, इसमें आप यहाँ पर तो देखो पॉजिटिव पोलैरिटी हुई, फिर नेगेटिव पोलैरिटी होगी तो आपके पास थोड़ा सा चांस होगा छूटने का, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या है, एक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हालांकि अमाउंट इसकी कम होती है जो देखते हो आप, बट फिर भी आप एसी यूज करते हो, एसी सप्लाई। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, मतलब क्या है कि एसी सप्लाई जो है, देखो ये ग्राउंड लेवल पर आती है ना, ये जीरो बेस लाइन, फिर से ऊपर गई, फिर से नीचे, ऐसे। तो ये 50-60 टाइम्स तो पर सेकेंड जो है ये आएगी। जैसे 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज का मतलब फ्रीक्वेंसी जो है, जैसे मान लो कि फ्रीक्वेंसी जो है एसी सप्लाई की 50 हर्ट्ज है, तो उसका मतलब क्या है कि वो 50 टाइम्स जो है पर सेकेंड वो ग्राउंड को टच करेगी। मतलब ये इस तरह से ये चेंज होती रहती है। और इस केस में क्या है, बिल्कुल फ्लैट होता है ये, ठीक है, डीसी में। बट डीसी जो है ना वो पीक वोल्टेज इसमें कम आती है, इसलिए एसी के फायदे बहुत हैं। पीक वोल्टेज इस केस में कम होती है डीसी में। चलो, पॉजिटिव हाफ साइकिल किया और उस टाइम ये फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करेगा। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, पी को आपने पॉजिटिव सप्लाई दे दी और एन को आपने नेगेटिव सप्लाई दे दी। यहाँ पर आपने एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया है, इसके अक्रॉस आपने आउटपुट चेक करनी है। आउटपुट डिस्प्ले यहाँ पर CRO लगा दोगे जिससे आपको दिख जाएगी, ठीक है। ये लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, ये डायोड है, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है, एसी सप्लाई आ रही है। पॉजिटिव साइकिल के दौरान यहाँ ये फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये रिवर्स बाइसिंग में काम करेगा। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेगा, ठीक है, उस दौरान क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल चला और यहाँ से प्राइमरी कॉइल से म्यूचुअल इंडक्शन से सेकेंडरी कॉइल में ये गया। तो ये डायरेक्शन जो है EMF की इस तरह से होगी कि अपर एंड जो है पॉजिटिवली चार्ज और लोअर एंड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और ये फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करेगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट एसी। अब सर्किट में करंट पास करना स्टार्ट होगा इस तरह से, ऐसे ऐसे जाएगा। तो लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस आपने आउटपुट देख लेनी है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में ये हो गया। जब रिवर्स बाइस में काम करेगा ये, रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया इस नेगेटिव हाफ साइकिल में, और ये रिवर्स बाइस हो गया। रिवर्स बाइसिंग में ये देखो नेगेटिव सप्लाई होगी, P को नेगेटिव और N को पॉजिटिव। तो अब इस केस में क्या करना है, इस केस में ये रिवर्स बाइसिंग होगी। रिवर्स बाइसिंग में ये फ्लैट ही रहेगा, ठीक है। इस केस में ये चीज नहीं आएगी, ठीक है। रिवर्स बाइसिंग में आपको पता है कि डायोड काम नहीं करता है,
क्योंकि थोड़ा बहुत निग्लिजिबल करंट जाएगा, पास करता है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। ऐसा क्यों होता है वो भी आपको पता ही है। जैसे ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। रिवर्स बायसिंग में पी को नेगेटिव से जोड़ते हो और एन को पॉजिटिव से जोड़ते हो, ठीक। तो इस केस में क्या होता है कि जो सारे मेजॉरिटी कैरियर्स इसमें होल्स थे, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जो इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो अट्रैक्ट हो गए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। दोबारा से सुनो, ये जो होल्स थे पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स, वो अट्रैक्ट हो गए नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल से। मतलब क्या है कि दे गेट बाउंडेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ बाउंड हो गए। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो बाउंड हो गए इस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो मेजॉरिटी कैरियर्स इस जंक्शन को क्रॉस ही नहीं करेंगे, तो मोशन तो उनकी वजह से ही था। तो इसलिए इसमें करंट जो है मेजॉरिटी कैरियर्स तो बंध गए बैटरी टर्मिनल के साथ। इसलिए रिवर्स बायसिंग में थोड़ा बहुत करंट होता है जो वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है और निग्लिजिबल होता है। और रिवर्स बायसिंग में आपने देखा था कि ये कुछ टाइम बाद ये अगर आप इसको ज्यादा रिवर्स करंट दोगे तो ये क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। तो पीएन जो है इसमें निग्लिजिबल करंट जो है वो जाएगा रिवर्स बायसिंग में। अब रिवर्स बायसिंग में आप बस इतना सा लिखोगे कि इन रिवर्स बायसिंग जंक्शन डायोड डजंट कंडक्ट नहीं करेगा। आप ये वर्किंग रिवर्स बायसिंग की बताने की जरूरत नहीं है, सीधा बताओगे फॉरवर्ड बायसिंग में करंट जाएगा, रिवर्स बायसिंग में नहीं जाएगा। ये अंडरस्टूड है, ये कंसेप्ट सबको पता है कि ठीक है रिवर्स बायसिंग में पीएन डायोड काम नहीं करता है, निग्लिजिबल करंट जाता है और इस केस में ऐसे रहेगा। फिर से पॉजिटिव साइकिल आएगा, फिर से फॉरवर्ड बायसिंग होगी इसकी, और फिर से ये फ्लक्चुएटिंग डीसी आउटपुट आ जाएगी। फिर नेक्स्ट साइकिल में फिर से फ्लक्चुएटिंग डीसी आउटपुट। तो पॉजिटिव साइकिल जो है आपके पास आ जाएंगे। अगर कोई पूछे आपको कि ये फ्लक्चुएटिंग आउटपुट दे रहा है, ये तो फिर एक आगे एक एफिशिएंट जो है, ये नहीं है कि फ्लक्चुएशन जो आ रही है डीसी में भी, तो आप बोलोगे कि इसीलिए हम फिल्टर्स यूज करते हैं। इसी सर्किट में ना एक कैपेसिटर ऐड कर देते हैं, ठीक है। वो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि ये फ्लक्चुएशन जो है वो कम हो जाती है, रिपल्स कम हो जाते हैं। इसको गामा से डिनोट करते हैं रिपल फैक्टर को, जो आप कैलकुलेट करोगे। ये था हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में ये चीज होगी। कैपेसिटर का रोल बताना पड़ेगा। कैपेसिटर का रोल बताना वो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, उसको बाद में बताती हूँ मैं। पहले इतना सा ये हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ लेते हैं, ठीक है। सारा फिर ना इकट्ठा हो जाएगा, आज इतना सा करते हैं। वो भी इसी मैनुअल में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ से होम पे जाना, उसके बाद उसी में है वो हाफ वेव, उसमें लिखा हुआ है कैपेसिटिव रेक्टिफायर, ठीक है। कैपेसिटिव रेक्टिफायर भी बोल देते हैं उसको। वो भी दो तरह के, उसमें भी दोनों तरह के स्टडी करोगे, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अभी इतना सा करते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, इसके कनेक्शन स्टडी करोगे आप। इसमें कनेक्शन लगा देते हैं। ये जो साइन वेव दिख रही है ये इनपुट वेव है, और ये ऑसिलोस्कोप है। यहाँ पर आप आउटपुट देखोगे, इसके कनेक्शंस, ये चैनल 1 जो है यहाँ कनेक्ट कर दिया इनपुट के लिए। यहाँ पर 2 चैनल होंगे सीआरओ में। अब फिर से सीआरओ पर चलते हैं। यहाँ जैसे एक ना बाकी बटन समझा दिए थे ना मैंने, यहाँ पर एक चैनल 1 और चैनल 2,
चैनल 1 चैनल 2 ऐसे होता है। चैनल 1 जो है वो इनपुट के लिए होता है, चैनल 2 आउटपुट के लिए। चैनल 1 चैनल 2 चैनल 2 आउटपुट कौन देगा? ऑसिलोस्कोप पे पता लगेगी। यहाँ इसको कनेक्ट कर दो। ये ग्राउंड टर्मिनल है, इसको यहाँ पर कनेक्ट किया, इसको यहाँ पर कनेक्ट किया, ऐसे। चलो देखते हैं ठीक है कि नहीं। राइट कनेक्शंस याद रख लेना ये। चैनल 1 देगा आउटपुट जो है ऑसिलोस्कोप को दे दिया ये, और ये ग्राउंड किया यहाँ से। ये जैसे फिगर में था ना वैसे ही है। ये डायोड दिखा रहा था, इसके अक्रॉस आपने आउटपुट लेनी है ना, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो आपने क्या करना है? अच्छा, ये कनेक्शन यहाँ पर आउटपुट का जो है यहाँ पर देखना है। ये आउटपुट यहाँ पर होगा, ठीक है। अभी प्रोसीजर सुनना, कनेक्शन समझ आ गए? यस मैम। हाँ, अब इसको ऑन कर दो। ऑन कर दिया, साइन वेव जाएगी। अब ये देखो, ये ऑन हो गया ऑसिलोस्कोप, ठीक है। यहाँ से ऑसिलोस्कोप, अच्छा साइन वेव पे क्लिक करना पड़ेगा, तब साइन वेव, ये साइन वेव पे क्लिक कर दिया, ठीक। साइन वेव पे क्लिक किया, ये आ गया आपके पास इनपुट। उसके बाद ऑसिलोस्कोप पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ताकि आउटपुट दिखाए हमें। ये इसका जैसे मैं आपको वाई चैनल, वाई जो है वो वाई चैनल 1, ओके, यहाँ पर वाई चैनल 1 चैनल 2, ठीक है। चैनल 1 और चैनल 2 दोनों के लिए ही देखो, यहाँ से दोबारा चलो, स्क्रीन को डिस्प्ले बोर्ड को समझते हैं दोबारा से। जो चैनल 1 है, इनपुट सप्लाई बता रहा है। चैनल 1 के लिए भी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की कैलकुलेशंस, वाई मतलब ये जो साइन वेव थी आपके पास, अगर यहाँ ऐसे है ना, तो साइन वेव जो है इनपुट के लिए, उसके अगर आपने ये वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे कितनी वैल्यू है
वो देखनी है, तो इसके लिए भी इनपुट चैनल 1 के लिए भी वाई एक्सिस नोब और एक्स एक्सिस की नोब है, और चैनल 2 के लिए भी देखो, चैनल 1 के लिए वाई और एक्स, ये है ना, देखो सॉरी, चैनल 1 के लिए वाई और चैनल 2 के लिए वाई, और दोनों की कॉमन ही लगा दी है यहाँ पर, ये पोजीशन एक्स, एक्स की पोजीशन जो है, एक्स एक्स फैक्टर को तो आप कंसीडर ज़्यादा कर भी नहीं रहे हो ना, इसलिए आउटपुट वी चेक करनी है आपको, ठीक है, मतलब आउटपुट वोल्टेज वाई एक्सिस पे जो दिखा रहा है पीक वोल्टेज वी एम, वो नोट करनी है ना आपको। तो यहाँ पे ये आ जाएगा चैनल 1 वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस दोनों के लिए कॉमन है, एक्स कॉमन है दोनों के लिए, और चैनल 2 के लिए भी वाई एक्सिस। अगर आप यहाँ पर इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, ठीक है, जैसे ये, ठीक है, मैं 1 वोल्ट पे रखूंगी, तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू आएगी वोल्टेज पर डिवीजन की वैल्यू जो है 1 वोल्ट है, इसको एक बॉक्स को मैंने 1 वोल्ट माना है, ये बाकी सब डिवीजन हैं इसकी 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर इस तरफ एक्स एक्सिस में 10 बॉक्स है, और इधर जाओगे तो 8 बॉक्स है। तो सबसे पहले ये देखो, चैनल 1 पे क्लिक करते हो जब आप, तो ये इनपुट वेव्स दिखा रहा है, चैनल 2 पे करते हो तो ये आउटपुट रेक्टिफाइड आउटपुट वेव्स दिखा रहा है, ग्राउंड पे चेक करते हो तो ये ग्राउंड लेवल दिखा रहा है, डुअल पे करोगे तो दोनों चैनल 1 चैनल 2 की वेव्स दिखाएगा, जो ऊपर वाली है ये चैनल 1 है, जो नीचे वाली है जो ये ब्लू वाली है ये चैनल, ये इनपुट है ब्लू वाली, और ये जो है चैनल 2 की जो दिखा रहा है वो है आपके पास आउटपुट वेव। अगर आप बेस लाइन अलग अलग देखना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आपको आउटपुट चैनल ये देखना है, तो ये देखो ये 1 वोल्ट तक ही जा रहा है, पूरा बॉक्स है ना, तो ये 1 वोल्ट तक जा रहा है। बाकी तो कैलकुलेशंस आप पता क्या करोगे, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना Vm, यहाँ पर 1 वोल्ट है, अभी कैलकुलेशंस है, आप भी निकालो कैलकुलेटर, हम भी करते हैं कैलकुलेटर। Vm, अच्छा एक मिनट, ये करंट क्यों नहीं, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे, यहाँ तक करंट की वैल्यू शो करता है ये, चलो कोई नहीं, अगर गलती होगी तो दोबारा से देख लेते हैं। Vm को आप 1 पुट करके कैलकुलेशन करो, यहाँ से देखो और अपने अपने कैलकुलेटर में करो, इधर मैं भी करती हूँ साथ में। यहाँ पे ये देखो, पहले रूट मीन स्क्वायर निकालना है आपको, कर रहे हो साथ में, बोलो। Yes, ma'am.
0.5, ठीक है, 1/2 मतलब 0.5, ठीक है, 1/2 0.5 और 0.5 को आप 3.14 से कर दोगे डिवाइड 3.14 से कर लो या फिर 22/7 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मर्जी, ठीक है। अभी नेक्स्ट चेक कर रही हूँ मैं, ये Vm डिवाइड बाय पाई, ठीक है, तो VDC आ जाएगी। आप अपनी कॉपी पे लिखते रहना, मैं पूछूंगी कि Vm की कितनी आई, DC की कितनी आई। ये आ गई वैल्यू 0.1592। लिखो अपनी कॉपी पे रीडिंग्स ना, प्रैक्टिकल करना है आपको ये ना, तो रीडिंग्स लिख लो मेरे साथ साथ और अभी बता देना मुझे क्या क्या वैल्यू आई। VDC की वैल्यू लिख लो 0.1592, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, VAC कैलकुलेट करना है ना, तो इसका स्क्वायर ये आ गया ना VDC, ये आपको ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये चाहिए, तो VDC कैलकुलेट कर दो, VDC का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दिया, ये आ गया आपके पास 0.02, ठीक है, और रूट मीन स्क्वायर जो थी 0.5 था ना। कर रहे हो साथ में कैलकुलेशन की नहीं? यस मैम। बताओ कितना आंसर आया। देखो VDC का स्क्वायर कर दिया मैंने, तो 0.02535 आ गया, और V रूट मीन स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर करना है, 0.25 आ गया, 0.25, और इसका अंडर रूट कर दो, इसको माइनस करो पहले, 0.02535, चाहिए गलत कर दिया हमने, स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर, इधर से 0.25, अच्छा ओके ओके, 0.25 माइनस 0.02535, इनके स्क्वायर को माइनस किया मैंने, ये चीज। अब इसका अंडर कर दिया, इसका अंडर रूट कर दिया, ये आ गया 0.4739, ठीक है। तो ये VAC की वैल्यू लिखो, VAC 0.4739। अब ये जो वैल्यू है, इसको VAC को VDC से डिवाइड करना है ना, वो आपके पास रिपल फैक्टर आएगा। ये VAC ऑलरेडी VAC है, VDC की वैल्यू बताना कितनी है। VDC कैलकुलेट किया था आपने 0.1। तो दोबारा से कैलकुलेट करते हैं इसके ना, देखते हैं वाला कैसे आ रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर ये ना वैल्यू दिखाता है कुछ ना कुछ, तो ये या तो गड़बड़ हुई है कुछ। इसको ऑन करते हैं दोबारा से। अभी एक बार कैलकुलेशन होगी, प्रैक्टिकल पूरा हो गया, अभी आप दोबारा से कर रहे हो, जस्ट ये कैलकुलेशन दोबारा से चेक करने के लिए। आप खुद से भी घर जाके कर सकते हो, अगर मेरे साथ अभी नहीं करना है रिपीट। ऐसा करो, अटेंडेंस बोल दो, फिर मैं चेक करती रहूंगी ये रीडिंग क्यों ऐसे दिखा रहा है। इतनी भी खराब नहीं है, 1.9 समथिंग आ रही है, थोड़ा बहुत, तो चलो कोई बात नहीं। अटेंडेंस लेते हैं।